नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फ्रंट पेज पे अगर न्यूज़ की बात करें तो देखो समरी तो हम लास्ट में लेंगे ही, पर जिन न्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है एक तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अभी मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड इस न्यूज़पेपर में आज के एडिशन में लगभग 3 से 4 न्यूज़ है, उन सबको एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बीच में लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम जो दूसरा आर्टिकल जो फ्रंट पेज से लेने वाले हैं वो ये कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक क्लियरेंस दे दिया है कि 6 अटैक सबमरीन्स प्रोडक्शन किया जाएगा, 6 अटैक सबमरीन्स का, पनडुब्बियों का हमारे यहाँ पर, और इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे ये आर्टिकल है ट्रेडमार्क को लेकर के कि केरला और कर्नाटका सरकार के बीच में एक बैटल चल रहा था कि KSRTC का लोगो और टैग किसको मिलेगा। जानेंगे मुद्दा क्या है और अभी किसकी एक आप कह सकते हो किसको एक विन मिली है, जीत किसको मिली है, जानेंगे। इसके अलावा कल हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा अभी रिलीज़ किया गया है, उसी आर्टिकल को एक बार रिवाइज करेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनको तो डिटेल में देखेंगे। बाकी जो न्यूज़ बच रही है इन सब के बाद में फिर आरबीआई वाला लेंगे, फिर उसके बाद में हम समरी ले लेंगे पूरे न्यूज़पेपर की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो के डिस्कशन को। फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्लियरेंस दे दिया है 6 अटैक सबमरीन के प्रोडक्शन को अभी। तो इसमें आप देखोगे, आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हेड किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो हमारे अभी राजनाथ सिंह जी हैं, तो उनके द्वारा नेवी को गो अहेड अप्रूवल दे दिया गया है कि आप आगे बढ़ सकते हो, जिसमें इंडियन कंपनी होगी एक, और साथ में जो इंडियन कंपनी होगी वो आप देखोगे इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाएगा उसको, और वो कोलैबोरेट करेगी किसी फॉरेन कंपनी के साथ में। उस फॉरेन कंपनी को बोला जाएगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ऐसे में एक तो हो गई इंडिया की तरफ से तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और फॉरेनर कंपनी होगी उसको बोल दिया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ऐसे करके ये दोनों साथ में मिलकर के फिर 6 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। आप देखोगे इस प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। इसके पहले एक प्रोजेक्ट 75 ऑलरेडी चल रहा है जिसमें भी सबमरीन्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बोल दिया गया प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो ऐसे में नेवी से सबमरीन प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि P75I रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। तो ऐसे में आप देखोगे कि पहली बार इस आइडिया के बारे में बातचीत होनी शुरू हो गई थी 2017 में, जिसमें यह काम था कि कैसे भी करके इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हम एक बूस्ट दें कि हमारे यहाँ पर लोकली डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस किया जा सके। तो फर्स्ट सबमरीन जो इस प्रोजेक्ट में, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75I, इसमें फर्स्ट सबमरीन जो है वो डिलीवर करने की बात की जा रही है 2030 तक। एक तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में एक ये पॉइंट हो गया। हमारे इंडिया की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात करें तो 2 कंपनियों के नाम अभी फ्लोट हो रहे हैं। एक तो है मजगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड MDL, और दूसरी है लार्सन एंड ट्यूब्रो जिसको हम बोलते हैं LNT। तो इन दोनों में से अब क्या होगा, ये तो हो गई इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और दूसरी तरफ हो जाएंगी जो हम बोल रहे हैं, आप देखो OEM, मतलब हो गया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये होगी विदेशी कंपनियां। विदेशी कंपनियों में 5 कंपनियों को एनलिस्ट किया गया है। एक तो रशिया की है, एक जर्मनी की है, एक फ्रांस की है, एक आप देखोगे यहाँ पर स्पेन की है, एक कोरिया की है, ठीक है। ये 5 देशों की कंपनियां हैं। अब इनके साथ में जहां पर भी सेटिंग सेट होती है, इधर से तो 5 ऑप्शन, और इंडिया की तरफ से इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरफ से 2 ऑप्शन। अब इनमें से जो भी फाइनलाइज होगा फिर उनके बीच में एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। तो उसको बोला जाएगा, देखो बातचीत जो हो रही है उसको बोला जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो इसमें मैचिंग देखी जाएगी कि इन 5 में से तो किसको अप्रूवल मिल रहा है, इन 2 में से किन को अप्रूवल मिल रहा है। फिर कोलैबोरेशन होगा और फिर इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की आप बात करो तो बेसिकली देखो सबमरीन की हमारे यहाँ पर स्टॉक्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं, तो कन्वेंशनल डीजल बेस्ड और दूसरी सबमरीन्स भी अवेलेबल हैं। तो इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे यहाँ पर डिफेंस पावर को हम इंक्रीज करें। दूसरा, जो हमारी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े, इंडिजीनस जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो बढ़े। तो बेसिकली
एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जिसमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको चेयर किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है, राजनाथ सिंह जी। उन्होंने RFP अपनी तरफ से प्रपोजल दिया है एक तरीके से कि कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का। प्रोजेक्ट होगा P75I, ठीक है, जिसमें आप देखोगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे काम किया जाएगा, जिसमें इंडियन कंपनी भी होगी तो दूसरी तरफ विदेशी कंपनी भी होगी और उनके बीच में एक बातचीत होगी, कोलैबोरेशन होगा, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन किया जाएगा। तो देखो इस प्रोजेक्ट में एनविसाज किया हुआ है कि 6 इंडिजीनस कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, 6 कन्वेंशनल सबमरीन का, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट बेस्ड होगी, दैट मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगी, और साथ में इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जिससे कि अगर अटैक करना पड़े तो हवा में भी मार कर सके, ऐसा प्रोविजन है, जिसमें लगभग 43,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड कॉस्ट मानी जा रही है। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, ये अपने आप में पहला पॉइंट है, जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर नेवी के लिए ये प्रोडक्शन किया जाएगा और मेक इन इंडिया के अंडर में ये प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन होगा, जो कि विदेशी कंपनी जो हमारे यहां पर काम आके करेगी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसको हम बोल रहे हैं, 5 देशों में से जो भी कंपनी हमारे यहां पर आएगी, उसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को हम यहां पर ग्रैब कर पाएंगे। हमारे यहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा, जिससे कि हम खुद अपनी सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट कर पाएं, और उससे क्या होगा, एक तो सेल्फ डिपेंडेंसी, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे, दूसरे कंट्रीज को भी हेल्प कर पाओगे, बेच सकोगे, आपका डिफेंस मार्केट आप क्रिएट कर पाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेल्फ रिलायंस की बात मैंने पहले कर दी, और डिपेंडेबिलिटी जो है, हम दूसरे कंट्रीज पे, हम कहीं सप्लाई पे दूसरे पे डिपेंडेंट है, वहां पर दूसरों को सप्लाई देने की बात की जा रही है। आप देखोगे डिफेंस स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो RFP जो है वो इस 1 महीने के अंदर अंदर काम हो सकता है, जिसमें कि दोनों तरफ से फाइनलाइज हो जाएगा कि हाँ, इंडिया की तरफ से तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंपनी कौन सी जा रही है और आउट ऑफ इंडिया से कौन सी आ रही है विदेशी कंपनी। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से नोट जो मिला है ये 6 कन्वेंशनल सबमरीन को प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें INS चक्रा, ठीक है, ये अभी आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट एक सबमरीन है, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स में से 2 न्यूक्लियर सबमरीन अभी इंडिया के पास में, एक तो INS अरिहंत है, एक ISS चक्रा। INS चक्रा जो है वो हमने रशिया से 10 साल के लिए लीज पर ली थी, अब वो फिर से रशिया की तरफ लौटने वाली है, ठीक है, क्योंकि रशिया के साथ में हमारी लीज हुई थी, लीज का टर्म एंड हो रहा है, तो ऐसे में वो INS चक्रा है वो वापस रशिया को सौंप दी जाएगी। तो हमारे पास में न्यूक्लियर अगर सबमरीन की बात की जाए तो केवल अरिहंत है। हाँ, अभी कहने का मतलब अभी हमारे पास में एक, अभी तो करंटली तो 2 हैं, INS चक्रा चली जाएगी तो एक बच जाएगी, फिर उसके बाद में INS अरिघाट जो है वो कमीशन कर दी जाएगी, नेवी को हैंड ओवर कर दी जाएगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो ऐसे में वो भी एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ही है। तो ऐसे में अरिहंत और अरिघाट करके 2 सबमरीन अल्टीमेटली हमारे पास बचेगी साल एंड तक, इस 2021 के एंड आते आते हैं। और INS चक्रा का मैंने आपको मुद्दा समझा ही दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ पर जो सबमरीन है इनका प्रोडक्शन बढ़ाएं, डोमेस्टिक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेसिस पे, या फिर दूसरे टेक्नोलॉजीज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पर करें, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की अगर बात करें तो हमारे यहां पर 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स है और 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इंडियन नेवी के पास में, ठीक है। और जो ज़्यादातर सबमरीन्स हैं हमारे यहाँ पर, जो सबमरीन्स हैं कन्वेंशनल सबमरीन्स की अगर बात करें, न्यूक्लियर पावर नहीं, दूसरी वाली जो है इलेक्ट्रिसिटी या डीजल से चलने वाली, तो वो लगभग 25 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है। तो ऐसे में हमें नई सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जून 1999 में बताया था कि हमारे पास में 30 साल की अगर बात करें, उस टाइम पे मतलब 30 साल का एक प्रोजेक्ट अप्रूवल दे दिया था कि हमें आने वाले 30 सालों के अंदर 24 कन्वेंशनल सबमरीन जो हैं वो इंडिजिनसली डेवलप करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कहने का मतलब प्लान पहले से था। अब आपके लिए छोटी सी टास्क आ गई है, ये जो नाम आ रहे हैं ना आपके क्लिक होने चाहिए। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो कैबिनेट कमिटीज़ कितनी होती हैं, किसको कौन चेयर करता है, वो डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। नहीं है तो उनको रिवाइज करो। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I जो अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूवल अभी ये मिला है,
तो वो प्रोजेक्ट 75 को सक्सीड करेगा, मतलब इसका एक सक्सेसर होगा। प्रोजेक्ट 75 में 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स प्रोडक्शन में है, जिनमें से कलवरी क्लास की ये सबमरीन्स है। तो कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स होती है वो कौन सी होती है? डीजल और इलेक्ट्रिक अटैक, मतलब इनकी में पावर प्रोपल्सन का सिस्टम कैसा होगा? डीजल एंड इलेक्ट्रिक। और न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब न्यूक्लियर सिस्टम लगा रहता है प्रोपल्सन के लिए, उसको पावर देने के लिए, चलाने के लिए। तो ये स्कॉर्पियन क्लास की है। इसमें आप देखोगे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड पे वहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें INS करंज जो है वो मार्च में इसी साल इंट्रोड्यूस की गई है, और उसके पहले ऑलरेडी बहुत 2 से 3 ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। तो ऐसे में आपके पास में टास्क आ गया, प्रोजेक्ट 75 के अंडर में कौन कौन सी सबमरीन्स हैं जो नेवी में कमीशन कर दी गई है। समझ गए? तो ये चीज़, तो आप देखोगे टोटल 24 सबमरीन का टारगेट लिया हमने 1999 की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था कि 24 सबमरीन हम प्रोड्यूस करेंगे हमारे यहाँ से, उनमें से 6 जो होंगी वो न्यूक्लियर पावर्ड होंगी। ये भी एक टारगेट आप ध्यान रखें। DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटमेंट ये आया है कि इसमें आप देखो कि आर्मी के पास में डिफेंस गन्स की बात करो, ठीक है, अगर प्रोक्योरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अराउंड 6,000 करोड़ रुपए का आर्मी के लिए भी एलोकेशन किया गया है, ठीक है। और मेन काम क्या है कि कैसे भी करके टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइजेशन करना, बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर के आना और हमारी खुद की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो DAC के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ोगे, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। यहाँ पर न्यूज़ क्या है? 2 स्टेट्स एक ब्रांड, कि केरला और कर्नाटका के बीच में अपने रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें केरला के भी नाम, केरला वाली बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखो तो KSRTC, दैट मीन्स केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन। कर्नाटका का भी देखो तो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो शॉर्ट में दोनों क्या लिखेंगे? KSRTC। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा कि भाई KSRTC का जो ट्रेडमार्क है, ये जो नाम है, ये यूज़ कौन करेगा, ठीक है। तो इस मुद्दे में फिर फाइनली जीत हो रही है किसकी? केरला की। तो कॉन्फ्लिक्ट तो आपको समझ में आ गया। अब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि दोनों का शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेशन क्या आएगा? KSRTC। अब केरला को जस्ट अप्रूवल मिल गया है, तो ऐसे में केरला जो है अपने खुद के टैग को कंटिन्यू करेगा, बट कर्नाटका भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके लीगल अगर कोई ऑप्शन निकलता है तो उसको एक्सप्लोर किया जाएगा और ट्रेड की डिमांड, ये जो ट्रेडमार्क है इसकी डिमांड की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे कि आप यहाँ पर मुद्दा क्या आता है? ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन से संबंधित। पहले तो ये देखते हैं कि केरला के पास में क्या अपर हैंड था जिसके चलते ये ट्रेडमार्क मिला। ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं अपने आप में एक इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, एक ब्रांड को प्रमोट करने में बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर लॉज अवेलेबल है इनके बेसिस पे, और उसी के तहत केरला के फेवर में ये वर्डिक्ट आया है, फाइनल वर्डिक्ट, जो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के द्वारा फाइनल वर्डिक्ट वेंसडे को केरला के फेवर में दे दिया गया। तो आप देखो केरला जो कि पहले क्या हुआ करता था? त्रावणकोर स्टेट हुआ करता था। तो इसका यहाँ पर बसेस का जो एक कॉरपोरेशन था, इसका नाम क्या हो गया था? त्रावणकोर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि 1965 में रीनेम कर दिया, रीस्टैब्लिश कर दिया गया था केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के नाम से। मतलब KSRTC ये नाम केरला में रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन को मिल गया था कब? 1965 में। फिर उसके बाद में कर्नाटका में भी, कर्नाटका की बात करें तो मैसूर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, ठीक है, 1948 में स्टार्ट हुआ था। फिर उसका नाम बदल करके कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन 1973 में किया गया। तो आप यहाँ पे देखो केरला ने पहले किया ना 1965 में, ये ही एक मेन अपर हैंड हो गया कि पहले किसने ये नाम यूज़ किया था। अब होता क्या है कि कर्नाटका अपने नाम को चेंज कर लेता है, चेंज करने के बाद में फिर केरला को नोटिस भेजता है। अभी ये पिछले लगभग 7-8 साल से बीच में ये पूरा मुद्दा चल रहा था। कर्नाटका भेजता है नोटिस केरला को कि मतलब पहले तो रजिस्ट्रेशन ले लेता है जल्दी से और लोगो डिसाइड कर लेता है, और फिर केरला के पास में नोटिस भेजता है, केरला डिपार्टमेंट के पास में रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन के, कि भाई आपके यहाँ पर ये जो नाम यूज़ कर रहा है ये इलीगल है, आप बंद करो इस नाम को यूज़ करना, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया। फिर केरला वाला मुद्दा है, तो केरला ने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रार है उनके सामने, कि भाई हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, हम 1965 से यूज़ कर रहे हैं, जबकि कर्नाटका में 1973 से हो रहा है, तो हमें ज़्यादा अपर हैंड मिलना चाहिए। तो ऐसे में एक फेवरेबल बात निकल के आती है। देखो ट्रेडमार्क
का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो देखो। हमारे यहाँ पर एक ऑफिस है डेजिग्नेटेड जिसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ये एक एपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे बड़ी बॉडी है जहां पर रजिस्ट्रेशन का काम किया जाता है, जो कि सुपरवाइज भी करता है, रजिस्टर भी करता है, रेगुलेट भी करता है पेटेंट, ट्रेडमार्क और ये डिज़ाइन से संबंधित कोई भी बात हो या कोई भी मुद्दा अगर आ रहा है हमारे देश में। और ये जो रजिस्ट्रार है, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क जो है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इस डिपार्टमेंट के अंडर में ये काम करता है। आप देखोगे कंट्रोलर जनरल जो हेड है, इसका ऑफिस जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंडर में काम करता है, मतलब ये जो मेन हेड होता है इसका कंट्रोलर जनरल, वो ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्री मेंटेन करता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना, रेगुलेट करना, रूल रेगुलेशन को फाइनलाइज करना, वो सारे काम किए जाते हैं। और इनको ये अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? ये अथॉरिटी मिलती है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 का, 1999 का जो एक्ट है उसके तहत ये अपनी फंक्शनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप देखोगे कंट्रोलर जनरल का जो फंक्शन है अभी फिलहाल रजिस्ट्रार की तरह भी होता है, मतलब कंट्रोल तो करना है ही, रेगुलेट तो करना है ही, पर नई जो रजिस्ट्रीज हैं उनको भी यही रजिस्टर करता है। फिलहाल तो कौन है वो नाम देख लो आप कि कंट्रोलर जनरल अभी जो इस ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की बात करें तो कौन है? DPIIT के जॉइंट सेक्रेटरी है राजेंद्र रत्नू, उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। केरला क्यों जीता है इस बैटल को, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसी चीज को बताया हुआ है कि सेक्शन 34 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट, उसमें ये बोला है फर्स्ट यूजर रूल, कि पहले किसने यूज किया, तो हमने देखा ना 1965 में ही केरला ने यूज कर लिया था, बस यही चीज है। अब क्या, अब देखने वाली बात वही है कि कर्नाटक आगे किस हद तक जाता है, क्या बातचीत करता है, वो आगे होगा। बाकी फिलहाल तो केरला को वर्डिक्ट फेवर में मिल गया है। ठीक है, ट्रेडमार्क का मतलब आप समझ चुके होंगे अब तक कि ट्रेड दैट मीन्स आप व्यापार कर रहे हो और उसके लिए आपने कुछ फिगर यूज किया है, या कोई नेम, कोई डिजाइन, कुछ भी, आप कोई लोगो, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो उन चीजों को आपको प्रोटेक्शन लेनी होती है। नहीं तो मान लो आज अगर गूगल ने अपना लोगो तैयार किया, गूगल अपनी कंपनी का नाम लेकर के चल रहा है, ठीक है, तो वही नाम और वही लोगो अगर कोई दूसरा छोटा मोटा यूज करने लग जाए जो अभी नई कंपनी स्टार्ट की है, तो गूगल को तो इस चीज़ से ऑब्जेक्शन होगा ना कि भाई मेरे नाम को तुम कैसे यूज कर सकते हो, जबकि मेरे पास में रजिस्ट्रेशन है, मैंने पैसे दिए हैं बहुत सारे, मैं टैक्स देता हूं इस नाम के चलते। तो वो राइट्स प्रिजर्व करने की चीज हो जाती है वहां पर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर में ही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के लिए, जिसमें क्लीन वाटर, एनर्जी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। खैर हमने कल देख लिया था, बस एक रिवीजन मात्र मानो, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे को यहाँ पे मिलने वाली है। केरला देखो टॉप पे रहा नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 2020-21 में। मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि टॉप गेनर्स रहे। मतलब पिछले साल की रैंकिंग 2019 की रैंकिंग के कंपैरिजन में 2020 की जो रैंकिंग आई है उसमें 3 स्टेट्स ने, मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, जबकि आप देखोगे सबसे पुअर परफॉर्म करने वाले स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड और असम। अब आप देखोगे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, और साथ में आप देखोगे इसमें 0 से 100 के बीच में रैंकिंग दी जाती है, मतलब स्कोर दिया जाता है, जिसका जितना ज़्यादा स्कोर उसको उतनी अच्छी रैंकिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि 0 से 49 के बीच में अगर स्कोरिंग मिलती है, और स्कोरिंग भी किस बेसिस पे देखी जाएगी, ये देखो यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, इन पे कितना अच्छा काम किया गया है इसके बेसिस पे। तो 0 से 49 रैंक में जो भी स्टेट या यूटी आएगा उसको बोला जाएगा एस्पिरेंट। अगर 50 से 64 के बीच में स्कोर आ रहा है उसको परफॉर्मर बोला जाएगा, 65 टू 99 के बीच में आएगा उसको फ्रंट रनर बोला जाएगा, और 100 अगर कोई अचीव कर लेता है दैट मीन्स अचीवर। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ पर ना तो कोई यूटी है, ना कोई स्टेट है जो कि अचीवर डिक्लेयर हुआ हो, ना ही कोई ऐसा यूटी है जो या फिर स्टेट है जो कि 0 से 49 के बीच में स्कोर कर रहा हो। मतलब ना तो कोई एस्पिरेंट है ना कोई अचीवर है, जो बची हुई कैटेगरी 2 है उन्हीं में डिवाइडेड है। मतलब 15 स्टेट्स और यूटीज तो हैं, वो तो देखो परफॉर्मर की कैटेगरी में, मतलब उनका स्कोर 50 से 64 के बीच में है। 22 स्टेट और यूटीज ऐसे हैं जो कि फ्रंट रनर है, इसका मतलब हो गया उनका स्कोर 65 टू 99 के बीच में है। तो इस इंडेक्स की सिग्निफिकेंस क्या है वो जाने तो देखो सीधी सी बात है, अपने आप में एक एनकरेजमेंट मिलता है
कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आता है, कंपटीशन आता है, डेवलपमेंट होगा, इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, तो कंट्री का ऑटोमेटिकली ओवरऑल आप निकालोगे तो वो भी तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की रेपुटेशन इंक्रीज करेगा ही ना। और इसी चीज़ को देख करके इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं इसी ट्रेंड को। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस के साथ में कोलैबोरेशन किया गया है नीति आयोग के द्वारा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है उन्हीं के द्वारा 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए, जिनमें 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, और जिसमें अल्टीमेटली आपको 2030 तक अचीव करना है। वो बात अलग, अचीव होने के चांसेस नहीं है, पर हम तो पढ़ेंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा। वजह क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर पास कैसे होंगे, क्योंकि अचीव करना इसलिए नहीं है क्योंकि पहली चीज़ तो ढंग से जो MDGs थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे 2001 से 2015 तक जो अचीव करने थे उनमें ही फेल हुए थे, और इंडिया तो कुछ एक इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म कर पाया था। ठीक है, तो वही चीज़ अब कोविड ने और बिगाड़ दिया पूरा का पूरा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डाउट्स हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ें तो टोटल आप देखोगे स्टेट्स और यूटीज़ को 115 इंडिकेटर्स में रैंकिंग दी जाती है, 115 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, जिसमें हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसका यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो 115 इंडिकेटर्स है ना, इनमें यूनाइटेड नेशन जो है वो तो सब हेल्प कर ही रहा है, वो तो जो अपनी गाइडलाइंस देता है उनके बेसिस पे तो काम करना ही है। बाकी हमारे यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। इन 115 इंडिकेटर्स में फिर बाद में स्कोर दिया जाता है और उसके बेसिस पे फिर रैंक दे दी जाती है। लेटेस्ट रैंकिंग की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से ही, जो अब RBI का जो पोर्शन रह रहा है वो कि कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं रेट्स में। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बाई मंथली मीटिंग हुई है उसमें ग्रोथ को थोड़ा सा डाउन किया गया है, और गवर्नमेंट RBI की तरफ से कुछ प्रोविज़न और रखे गए हैं जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन हो सके, नंबर 1। और दूसरी, जो हाईली कॉन्टैक्ट बेस्ड जो सर्विस सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है जैसे होटल, टूरिज्म, उनको सपोर्ट देने के लिए 15,000 करोड़ की एक लिक्विडिटी विंडो ओपन की है कि हाँ, वहाँ से लोन अगर अवेल करना हो तो वो कर पाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है अपने आप में। RBI के लिए पॉलिसी रेट फिक्स करती है। पॉलिसी रेट में एक तो देखो रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट की अगर बात करो तो ये आप मान के चलो जिसमें बैंकों को RBI के द्वारा उधार दिया जाता है और उसमें उस पर बैंक जो है वो कोई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, RBI बैंकों से उधार लेता है और कुछ इंटरेस्ट रेट पे करता है बैंकों को। तो ऐसे में रेपो रेट जो है वो तो अभी 4% चल रही है लगातार, यूँ मान के चलो पिछले एक साल से या फिर थोड़ा कम टाइम से। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट अभी 3.5% चल रही है, 3.5% के आसपास में। ठीक है, तो इसी चीज़ को अभी कंटिन्यू रखा गया है RBI के द्वारा। दूसरा, MSMEs को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी प्रोविज़न किए गए हैं कि एक बार कोई भी लोन लेता है, ठीक है, वन टाइम अगर लोन अवेल कराती है कोई भी MSME, जिसको हम बोलते हैं मीडियम स्मॉल मार्जिनल एंड एंटरप्राइजेज, तो ऐसे में उनको 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ का लोन अवेल कराने का एक प्रोविज़न रखा गया है जिससे कि लिक्विडिटी मेंटेन हो। दूसरा, अगर देखा जाए तो RBI ने अपनी तरफ से जो ग्रोथ का जो डेटा दिया है उसमें ये बोला है कि हम ग्रोथ ज़्यादा नहीं इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सेकंड वेव ऑफ कोविड आ गई है और उसके चलते बहुत ज़्यादा डेंट पहुंचा है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, तो पहले 10.5% का प्रोजेक्शन दिया था RBI ने, ठीक है, जो कि अब रिड्यूस करके कितना किया है, 9.5%। ये चेंजेस किए गए हैं। दूसरा, एक छोटा सा ठीक पॉइंट अगर है तो फार्म आउटपुट अच्छा रह सकता है क्योंकि मॉनसून की प्रेडिक्शंस जो हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वो नॉर्मल बताई जा रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटीज़ की प्राइस है, जैसे हमने देखा था कल परसों डिस्कशन किया था पूरा, कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो FPI फूड प्राइस इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है उसमें अगर देखो तो पिछले 83 मंथ्स में हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है FPI का जो लेवल है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में राइज होने के चलते कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है और इंटरनेशनल अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात भी करें तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ रिवाइवल की तरफ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेवरेबल चीज़ें दिख रही हैं। पर डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है। सेकेंड वेव ने कितना डेंट किया है वो अभी टाइम बताएगा, तो ऐसे में चिंता बनी हुई है।
और दूसरी तरफ आरबीआई के द्वारा देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP करके एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें आरबीआई का टारगेट ये है कि मार्केट से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो हैं वो परचेज किए जाएंगे। इससे क्या होगा, आरबीआई बॉन्ड्स को एब्जॉर्ब करेगा और मार्केट में पैसा फेंकेगा। तो इसके लिए लगभग आप देखो यहाँ पर 40,000 करोड़ का प्रोविजन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने का अभी है। दूसरा 1.2 लाख करोड़ का सितंबर क्वार्टर के अंदर परचेज किया जाएगा। तो ओवरऑल आरबीआई लिक्विडिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये चीज़ हमने देख ली कि 15,000 करोड़ की लिक्विडिटी विंडो ओपन की है अपनी बाई मंथली मीटिंग में, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा अभी कंडक्ट की गई है, जिसमें होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है उन पर ध्यान दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा ये भी कहा गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद में कि बैंक्स जो हैं वो तैयार रहें, कुछ और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ सकती है। पर हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दी कि जो पहले की प्रेडिक्शन आई हुई है ना आरबीआई के द्वारा, जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसमें बताया गया था कि सितंबर 2021 आते आते एनपीएस का जो वैल्यू है वो 13.5% तक पहुंच सकता है, 13.5% तक एनपीएस बढ़ सकते हैं। तो बोला इस लिमिट से ज़्यादा एनपीएस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देखते हो सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की है कि लोन तो ले लिया जाता है पर वो फिर बाद में कंपनी या वो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल वेस्टेज हो जाता है, या फिर ये कह सकते हो वो कंपनीज फेल हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, फिर बैंकरप्ट हो जाती हैं। कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर उनको फाइनलाइज कर दे कि हाँ जी ये इंसॉल्वेंट कंपनी है, ये अपना ये इंटरेस्ट भी पे करने में कैपेबल नहीं है और दूसरा प्रिंसिपल पे करना तो दूर की बात है, तो ऐसे में वो कंपनीज फिर एनपीए हो जाती हैं, समझ गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक डर लगा हुआ है। तो बैंकों को क्या कहा गया है कि भाई आपका जो एडिक्वेट कैपिटल बफर है ना उसको इंक्रीज कर लो, वजह स्ट्रेस बढ़ सकती है। ये चीज़ एक और बताई गई है। दूसरा, अब एनबीएफसीज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिलने लग गया, आपको पता है हमारी इकोनॉमी में, और आरबीआई के अंडर में रेगुलेशन होता है इनका सारा, तो उनको भी आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि हमने देखा कि IL&FS जैसी बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं वो बर्बाद हो गई, ठीक है। उसके चलते ये तो बढ़िया था कि सरकार ने वहाँ पे सही से टैकल कर लिया। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, ठीक है। तो वो चीज़, एक चीज़ बताई गई है कि आपको जो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी बफर है उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। ये देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कि आपकी जितनी कैपिटल है, जितना आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है उसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वैसे तो आप देखो कि 2020 मार्च में 14.8% था ये CAR का स्टेटस, अब बैंकों के पास में कितना हो गया, 15.9% तक कर दिया है, और ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करने की बात कही है। वजह यही चीज़, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम है, बैंकों से लोन लिया हुआ है कंपनियों का, तो ऐसे में उनको डर है कि कहीं एनपीएस बढ़ सकते हैं तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो क्या किया जाए कि इनको पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। ये देखो यहाँ पे एनपीएस जो है वो 13.5% का प्रोजेक्शन था आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी जनवरी में, ठीक है, सितंबर 2021 तक का प्रेडिक्शन था। इसके अलावा एक मुद्दा आ गया था क्रिप्टो करेंसी वाला, वो तो हमने देखो पहले ही अच्छे से समझ लिया था कि आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर रिलीज किया था कि क्रिप्टो करेंसीज को हमारे यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट में बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था और ये कहा था कि आपके पास में जब तक कोई लीगल बैकिंग नहीं हो, कोई कानून नहीं हो, तब तक आप इस तरीके से किसी भी करेंसी को रोक नहीं सकते हो। तो ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज में देखो अभी फिलहाल थ्रेट तो है और ये चीज़ हमने गवर्नमेंट को कन्वे भी कर दी है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पर काम भी कर रही है कि जल्दी से जल्दी कानून लाया जाए, पर अभी डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे पार्लियामेंट में भी, कमेटीज़ में, कि क्या करना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, क्योंकि एक सेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगा, आरबीआई की रेलेवेंस नहीं रहेगी अगर प्राइवेट बैंक्स को, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को, बिटकॉइन को, इनको अलाउ कर देंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ही अगर ख़त्म हो जाएगा, बैंक की रेगुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बाद में इनको कंट्रोल करना, फिर अगर मार्केट में कोई क्राइसिस आते हैं तो मैनेज कौन करेगा। आज महंगाई को मैनेज करने के लिए आरबीआई जैसे एंटिटी बैठी हैं तो काम चल जाता है, पर इस केस में मान लो क्रिप्टो करेंसीज और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर कौन मैनेज करेगा। ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पर अभी बातचीत हो रही है, फिर जाके कोई कानून लाया जाएगा, तब जाकर के कुछ आगे हो पाएगा। तो फिलहाल तो ये है कि एसबीआई और एचडीएफसी ने अपने कस्टमर्स को मना कर दिया था कि आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आरबीआई ने मना किया है। पर फिर आरबीआई ने उन्हीं बैंकों को ये कह दिया कि भाई हमने जो सर्कुलर दिया था
उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो ऐसे में आप कर्ब तो नहीं लगा सकते, रोक नहीं सकते हो, अलाउ तो करना पड़ेगा, पर हाँ थ्रेट है, उसके लिए हमें थोड़ा सा और अच्छे से काम करने की जरूरत है। कंसर्न है आरबीआई। ठीक है, आगे चलते हैं, आप समरी ले लेते हैं पूरे न्यूज़पेपर की। फ्रंट पेज पे अगर आप देखो तो यहां पर वैक्सीन इनइक्विटी देखने को मिल रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जितना वैक्सीन अलोकेट किया गया था उसका 50% से ज़्यादा वैक्सीन तो केवल और केवल 9 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास में जा रहा है। जैसे ये बड़े हॉस्पिटल्स के नाम आपने सुने होंगे, अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर, एचएन रिलायंस, मेडिका, ये फोर्टिस, गोदरेज, इनके पास में ज़्यादा वैक्सीन जा रहा है। तो वैक्सीन इनइक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब समानता की कमी। तो इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। यूके के द्वारा फ्लैग रेज किया गया है कि डेल्टा वेरिएंट, ये एक और नया वेरिएंट आ गया है जिसको आप देखोगे B.1.617, जो कि इंडिया से ओरिजिनेटेड वायरस है। ये म्यूटेशन जो हुआ था वायरस का, ये इंडिया में, ये यूके में चला गया और वहाँ पर हो गया 0.2 और लग गया इसके, और इसको बोला जा रहा है डेल्टा वेरिएंट। बोला इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन करने का ये कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट हो चुका है ये वायरस अभी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब यूके में तो देखो केसेस आने लग गए हैं वहाँ पर, अब एक नया ही म्यूटेंट, ये जो अभी वेरिएंट आ रहा है इसका, जिसको डेल्टा बोला जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम ने पीआईबी की एक न्यूज़ को बंद कर दिया था, चेक कर दिया। तो ऐसे में आप देखोगे सोशल मीडिया और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पीआईबी आपको पता है गवर्नमेंट की एजेंसी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो ऐसे में सरकार के द्वारा पोस्ट डाली गई हो और उसको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, पुल डाउन कर दें, तो ऐसे में एक और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो गई कि नहीं, सरकार और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के चलते वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। बाकी मेहुल चोकसी वाला मुद्दा आपको बता ही दिया था। मेहुल चोकसी अब आ चुका है क्योंकि डोमिनिका के कोर्ट ने मना कर दिया, बोला हमारे यहाँ पर इस तरीके का कुछ नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे में अब वो दिल्ली आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती है, क्योंकि पीएनबी में जो घपला हुआ था तो उसमें इसका भी नाम है, एक नीरव मोदी का भी नाम है। ठीक है, अब नीरव मोदी का तो थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्शन क्या हो रहा है, यूके में है वो, ठीक है, विजय माल्या के साथ में भी यही केस है, दोनों के दोनों फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, दोनों के दोनों भगोड़े हैं, पर है कहाँ पर वो यूके में है। तो यूके के साथ में थोड़ा सा वहाँ पर लॉज का आपको पता ही है, सिटीजन्स के राइट्स की जिनकी बात की जाती है, और रही सही में वो लोग वहाँ पे बहुत पैसा फेंकते हैं मार्केट में, उसके चलते क्या होता है कि उनके ऊपर जल्दी से उंगली नहीं उठा रहा है वो देश। ठीक है, पर ये डोमिनिका जो एक कैरेबियन कंट्री है, वहाँ से तो देखो लाना पॉसिबल हो पाया है मेहुल चोकसी का। ठीक है, मुद्दा हमने पूरा देख ही लिया था एक्सप्लेन पेज पे, तो ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखो यूके का जो डेल्टा वेरिएंट है, ये देखो हायर हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क शो कर रहा है, यूके का डेटा ये बता रहा है। दूसरा आप देखोगे कि यूएसए में जो स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ना, उनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन अवेलेबल है, जिनमें से एक है कोवैक्सीन जिन्होंने लिया है और वो आउट ऑफ इंडिया, जैसे यूएसए में जाकर के कहीं पढ़ना चाहे, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एग्जांपल है, तो एक स्टूडेंट वहाँ पे जाती है जिसका नाम है मिलोनी दोषी। वो 25 साल की हैं, तो उन्होंने वैक्सीनेशन के दोनों शॉट्स ले लिए, उसके बावजूद उनको यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिल रही है। वजह कि बोला आपने वैक्सीन कौन सा लिया, कोवैक्सीन, बोला WHO का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, क्योंकि WHO का अप्रूवल मिली हुई वैक्सीन्स में इस यूनिवर्सिटी ने जो आइडेंटिफाई किए हैं, बोला फाइजर बायोएनटेक का वैक्सीन लगवाओ, या तो आप या मॉडर्ना का या फिर जॉनसन एंड जॉनसन का, इन तीनों में से किसी एक का वैक्सीन के 2 शॉट आपके लगने चाहिए, तब जाकर के आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो ये भी एक हर्डल नया आ चुका है इंटरनेशनल एजुकेशन जो लेना चाहते हैं। दूसरा, WTO में वैक्सीन सप्लाई को इंश्योर करने के लिए इंडिया, साउथ अफ्रीका सहित बहुत सारे देशों ने एक कोशिश की थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में छूट दे दो, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन को थोड़ा आसान किया जा सके। तो यूएसए ने तो अप्रूवल दे दिया था, बट यूरोपियन यूनियन के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे थे, बोले कि ये चीज़ गलत हो जाएगी, इसके अंदर जो कंपनीज अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बोले उनके लिए डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से WTO में एक प्रपोजल तो दे दिया कि क्या काम किया जा सकता है जिससे कि वैक्सीन सप्लाई को आप ब्रॉड कर सको और एफिकेसी या इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट कर सको उसको। बाकी देखते हैं आगे क्या डिस्कशन होता है, वो बताया जाएगा। फिर हांगकांग में आप देखोगे, हांगकांग ये एक तरीके से चाइना के अंडर में चलता है, ठीक है, सिटी कंट्री है ये।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्रिटिश रूल हुआ करता था 1998 से पहले। जब ब्रिटिशर्स ने छोड़ा तो चाइना के साथ में एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट में ये कहा था कि हांगकांग को आप ऑटोनॉमी देकर के रखोगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर यहाँ पर लोग रहने वाले हैं। अब आपको पता है चाइना क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री, अथॉरिटेरियन रिजीम चलता है वहाँ पे। तो ऐसे में हांगकांग के लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जो फंडामेंटल राइट्स हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, ह्यूमन राइट्स की जो बात हम करते हैं, वहाँ पर उनका वायलेशन नॉर्मली होता रहता है। तो ऐसे में एक इंसिडेंट हुआ वहां पर चाइना में 1989 में तियानमेन स्क्वायर में, और उसके चलते आप देखोगे कि वहां पर जो यूथ स्टूडेंट्स थे जो अपनी फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे, उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक कराया जाता है और उनको बहुत जनों की मौत होती है। तो उस तियानमेन स्क्वायर के इंसिडेंट को रिमेंबर करने के लिए हांगकांग के जो लोग हैं वो लगातार हर साल, ठीक है, एनुअल एक मीटिंग गैदरिंग होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से गैदरिंग होती है। तो इस गैदरिंग को रोकने के लिए, क्योंकि गैदरिंग किस लिए हो रही है, तियानमेन स्क्वायर पे क्या हुआ था, सारा मुद्दा फ्रीडम डिमांड की जा रही थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की डिमांड की जा रही थी, उन्हीं को सप्रेस किया गया था। तो एक सिंबल बन गया चाइना में ये कि हाँ, ह्यूमन राइट्स के लिए तियानमेन स्क्वायर पे लोग हमारे लिए वहाँ पर उन्होंने शहादत दी थी, या फिर वो लोग हमारे लिए मरे थे, या हमारे राइट्स के लिए। तो ये हांगकांग वाले भी इसी तरीके से एक पार्क बनाया हुआ है, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो इन चीज़ों को सप्रेस करने के लिए क्या किया, पुलिस ने यहाँ पर अरेस्ट करने शुरू कर दिए। तो ये मुद्दा जो है ना, ये ही मेन है। चाइना और हांगकांग का जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, या हांगकांग में जब भी कोई चेंजेस आता है, आपने भी देखा कितने प्रोटेस्ट हुए थे। अब ये तो कोरोना के चलते थोड़ा सा रुक गया, नहीं लगातार बहुत ज़्यादा ये मुद्दा हाईलाइट हुआ था। आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया था, बोलो हांगकांग में आप गलत काम कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाइना के अगेंस्ट में वर्ल्ड कम्युनिटी को मिलकर के एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो चीज़ है वो यही है कि अथॉरिटेरियन रिजीम चाइना का है, कम्युनिस्ट है, और हांगकांग में वो लोग डेमोक्रेटिक मैनर में रहना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के चलते वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें डिस्कशन में मेन जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली, बाकी आप खुद से देख लेना। डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।